दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों के अनुरोध पर आज से मैं सोशल साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम सर्वप्रथम ज्योग्राफी को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। वैसे तो यह कोर्स बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, परंतु इससे वैसे स्टूडेंट को भी काफ़ी लाभ होगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के शुरुआती दौर में है। यहाँ बेसिक कंसेप्ट को सरलता से समझने का प्रयास किया जाएगा। आपसे अनुरोध है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मुझे आपके लिए और वीडियो बनाने का उत्साह बरकरार रहे। आज के इस वीडियो में हम संसाधन और विकास के बारे में चर्चा करेंगे, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो संसाधन और विकास, सबसे पहले हम लोग देखें कि संसाधन जो है ये क्या है, किसको कहते हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और जिनको बनाने या प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको जो है इसको तोड़ के समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसको आगे देखिएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रत्येक वस्तु 1, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति 2, प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी 3 और आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य। ये क्या है, इसको तोड़ तोड़ के हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें कि जो है ज़मीन के नीचे जन सोना दबा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है, और ये जो सोना है ज़मीन से तकरीबन सतह से जो है 1000 मीटर की जो है गहराई में ये अवस्थित है। और आपके पास क्या है, आपके पास इसके खनन की जो है वो प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो उपलब्ध है, और खनन के माध्यम से आप इसको जो है निकालते हैं। एक तो ये क्या हो गया कि आपके पास इसकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग देखें कि आर्थिक रूप से संभाव्य। ये क्या मतलब है, तो आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब ये चीज़ हुआ कि जो बाजार मूल्य है, जितने में सोना बाजार में बिक रहा है, बाजार मूल्य से कम कीमत होना चाहिए। किसका, ये जो खुदाई से आप जो है सोना निकालेंगे। अगर बाजार मूल्य से ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में हम जो है घाटे की स्थिति में रहेंगे, और उसको जो है वो हमारे लिए जो है उचित संसाधन जो उस स्थिति में नहीं होगा। तो थोड़ा सा देखें कि कब जो हम लाभ की स्थिति में रहेंगे और कब जो है हम हानि की स्थिति में रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि सोना जो है, सोना का जो बाजार मूल्य है वो 40,000 प्रति 10 ग्राम है बाजार में, और जब आप जमीन से सोना जो बाहर निकालते हैं तो उसका जो खर्चा है, जो लागत है, अगर 50,000 प्रति 10 ग्राम हो तो उस स्थिति में ये हमारे लिए जो है आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, अब 2 काम कर सकते। एक, या तो आप कीमत बढ़ने का इंतजार करेंगे, या तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो टेक्नोलॉजी है जिसका आप यूज करते हैं और उसकी वजह से आपका खर्चा आता है 50,000, तो आप जो अपने टेक्नोलॉजी को उन्नत करेंगे और उस टेक्नोलॉजी के दम पर ये जो 50,000 है, वो अगर आपकी टेक्नोलॉजी उन्नत है और आप जो है 30,000 प्रति 10 ग्राम जो है सोना निकालने में सक्षम है, तो वही चीज़ आपके लिए जो है आर्थिक रूप से संभाव्य हो जाएगा। मतलब साफ है कि अगर जो है बाजार मूल्य से कम कीमत पर आप निकालते हैं तो वो आपके लिए आर्थिक रूप से संभाव्य है, और अगर बाजार मूल्य से ज़्यादा कीमत पर अगर आप सोना को अंदर से निकालते हैं या किसी भी खनिज को निकालते हैं, तो जो है उस स्थिति में वो जो है आपके लिए जो है घाटे का सौदा रहेगा। उस स्थिति में वो हमारे लिए संसाधन तो है, लेकिन वो जो है हमारे लिए जो है ना काम का संसाधन नहीं रहेगा। देखें, दूसरा चीज़ है सांस्कृतिक रूप से मान्य। ये क्या चीज़ है, उदाहरण के लिए जैसे देखिए आप जो है कोई लोग गांजा या अफीम की खेती करता है, गांजा या अफीम की खेती करता है, और जानते हैं आप इसमें जो है लोगों को काफ़ी जो है फायदा हो सकता है, लेकिन समाज इस तरह के जो नशीले पदार्थ हैं उसकी खेती करने को जो है घृणा की दृष्टि से देखता है, और सरकार भी जो है इसके लिए जो है सख्त कानून बना है, कड़े कानून बनाए हैं इस तरह की खेती की जो है मनाही के लिए। उस स्थिति में जो है यह सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है कि सोसाइटी इसकी इजाज़त नहीं देती है, सरकार इसकी इजाज़त नहीं देती इसकी खेती करने के लिए। मतलब साफ है ये सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है। उस स्थिति में ये भले ही लाभकारक हो, लेकिन उसको जो है सोसाइटी मान्यता नहीं देती है, और उसको हम सही अर्थों में संसाधन नहीं कहेंगे। तो संसाधन वास्तव में उसको कहेंगे जिसको जो हमारी सोसाइटी है उसका भी अगर अप्रूवल मिलता है तभी वो हमारे लिए जो है संसाधन होगा, अन्यथा जो है संसाधन की गिनती में नहीं आएगा। हम लोग देखें कि संसाधन जो है उसके प्रकार देख लें थोड़ा सा जल्दी से। ये उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव और दूसरा जो है अजैव। जैव में क्या है भाई,
मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये जो है जैव संसाधन के उदाहरण है। मनुष्य जो है बहुत सारे जो है काम करते हैं, जैसे मान के चलिए उनके द्वारा कुछ कुछ नए नए आविष्कार होते रहते हैं और वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो मनुष्य भी एक संसाधन हुआ। जीव जंतु जो है, जीव जंतु से हमको जो है दूध, दही, घी, वो अंडा, मांस, ये सारा चीज इससे प्राप्त होता है। तो जीव जंतु भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये भी संसाधन। उसी तरह से पेड़ से, जो पेड़ पौधे से हमको जो है जलावन की लकड़ियाँ, फल फूल और साथ ही साथ जो है फर्नीचर के लिए भी जो लकड़ी प्राप्त होती है, तो ये भी हमारे लिए जो है संसाधन है। अजैब में हम देखें तो चट्टान, जितने भी तरह की चट्टान है वो, और साथ ही साथ जो है धातुएं, ये जो है, और मृदा, ये क्या है, अजैव संसाधन के उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि अगर आप लोहा का प्रयोग करते हैं, तो लोहा जो है, लोहा के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं, उसको खेती में यूज कर सकते हैं, उद्योग में यूज कर सकते हैं। तो लोहा भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये संसाधन है। लेकिन ये चूंकि जीवित नहीं, इसके लिए इसको जो है अजैव संसाधन में रखा गया है। मृदा भी इसी तरह का चीज़ है, मिट्टी, और मिट्टी में हम तरह तरह के जो है फसल पैदा करते हैं, लेकिन मिट्टी किसका उदाहरण है, ये अजैव संसाधन का उदाहरण है। उसके अलावा हम लोग देखें कि जो सामीप्यता के आधार पर, हम लोग देखें सामीप्यता के आधार पर जो है संसाधन जो दो तरह के हैं, एक नवीकरणीय, एक जो है अनवीकरणीय। नवीकरणीय उसको कहते हैं कि उस तरह का संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जो है इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे देखिए सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, वन है, वन्य जीव है, ये उस तरह का चीज़ है, इसका नवीनीकरण हो सकता है। सौर ऊर्जा आपको रोज प्राप्त हो सकता है, पवन ऊर्जा आपको रोज प्राप्त हो सकता है, और ये जो है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है इसके बनने में, तो इसको जो है नवीकरणीय की श्रेणी में रखा गया है। और अनवीकरणीय, इसमें जो है जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसको रखा गया है। कोयला, पेट्रोलियम के बनने में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और अगर एक बार ये जल के समाप्त हो गया, कोयला समाप्त हो गया, पेट्रोलियम समाप्त हो गया, तो ये जो है पूरी तरह से नष्ट ही हो जाता है। तो इसको जो हम फिर से जो है नवीनीकृत नहीं कर सकते, इसलिए इसको जो है अनवीकरणीय की जो है श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद हम लोग देखें कि स्वामित्व के आधार पर या मालिकाना हक के आधार पर जो संसाधन है, उस संसाधन को रखा गया है चार भागों में। एक व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय, और चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय। देखें क्या है, आपका जो घर है, आपकी जो जमीन है, आपका जो है तालाब है, आपके घर में जो है मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, टीवी, जितना भी चीज़ है, ये आपका, इसके ऊपर जो है व्यक्तिगत अधिकार है। तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण है। उसी तरह से सामुदायिक उदाहरण देखें, जैसे देखिए चारागाह की जो जमीन है, ये शमशान है, पार्क है, खेल के मैदान है, प्लेग्राउंड है, ये सारे के सारे क्या है, ये सामुदायिक संसाधन है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं रहता, बल्कि इसके ऊपर जो है सारे लोगों का अधिकार माना जाता है। तो इसको जो है सामुदायिक अधिकार में हम लोग रखते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अधिकार देखें, राष्ट्रीय संसाधन देखें, इसमें खनिज, जल, वन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, और 12 समुद्री मील अर्थात 19.2 किलोमीटर तक का जो महासागरीय क्षेत्र है, ये राष्ट्रीय जो है संसाधन के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा समझे, जैसे मान के चलिए आपकी ज़मीन है, और आपकी ज़मीन के नीचे सोना निकल गया या कोई खनिज निकल गया, तो उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं, उसके ऊपर जो है सरकार का भी अधिकार है, राष्ट्र का अधिकार है, वो जो है राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण। इसी तरह से नदियों का जल, ये सारे के सारे जो है किसके उदाहरण है, राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है ये 12 समुद्री मील जो है, समझ आप देखिए क्या है कि मान के चलिए अपना ये इंडिया है, और इंडिया में अगर आप यहाँ से इधर से देखें, यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो 12 नॉटिकल माइल है, 12 नॉटिकल माइल तक आपका जो संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन है, उसको आप निर्बाध गति से यूज कर सकते हैं। वही अगर 200 नॉटिकल माइल से अगर आप बाहर चले जाएंगे तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है, इसको समझिए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या आता है कि 200 समुद्री मील, जैसा कि हम लोग बात करें 200 समुद्री मील से पार का इलाका जो है, उसके परे का जो इलाका है, वो खुले महासागर का जो क्षेत्र है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। उसमें किसी एक राष्ट्र का जो है अधिकार नहीं माना गया है। उसके बाद हम लोग देखें कि विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर जो है संसाधन को फिर से चार भागों में बांटा गया। एक है संभावी संसाधन, इसमें क्या है,
कि ये विद्यमान है, ये संसाधन विद्यमान है परंतु उपयोग नहीं किया गया है। विद्यमान है, टेक्नोलॉजी भी विद्यमान, परंतु उसका जो उपयोग नहीं किया गया है, तो ये जो है संभावित संसाधन में आएगा। जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उसका जो है अभी तक समुचित उपयोग नहीं कर पाए हैं। उसी तरह से गुजरात में पवन ऊर्जा की जो अपार संभावनाएं हैं और उसका जो है अभी उस रूप में हम लोग उस जो है दोहन नहीं कर पाए। उसके बाद हम लोग देखें थोड़ा सा ये विकसित संसाधन में क्या है, इसका सर्वेक्षण, ये जो संसाधन इसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उपयोग की जो गुणवत्ता और जो मात्रा है किस क्वालिटी का है और कितनी मात्रा में है, ये भी निर्धारित हो चुका है। जैसे झारखंड का कोयला क्षेत्र झरियादी और छत्तीसगढ़ का लोहा का जो क्षेत्र है, ये लोगों को जानकारी है कि यहाँ पर जो है किस क्वालिटी का लोहा या कोयला है और वो कितनी मात्रा में है, ये भी हमारे पास जानकारी है। तो इसको जो है विकसित संसाधन में इसको जो है रखा गया है। भंडार, देखें भंडार किसको कहते हैं कि पर्यावरण में ये उपलब्ध है परंतु इसको यूज करने के हमारे पास जो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का क्या है, अभाव है और उस टेक्नोलॉजी के अभाव में जो है उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि H2O यानी कि पानी या जल, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद रहता है और ये जो है ऊर्जा की अपार संभावना इसमें मौजूद है, परंतु हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, वो उस मामले में अभी तक हम लोग सक्षम नहीं हो पाए हैं कि यहाँ से इस असीम ऊर्जा का जो है दोहन कर पाएं। अगर ऐसा होता है भविष्य में तो हम लोग क्या होंगे कि आप जानते हैं कि जल जो है 71% भाग पर पृथ्वी पर जल है और अगर हम यहाँ से जल से अगर जो है ये हाइड्रोजन से अगर हम ऊर्जा प्राप्त करना सीख लें तो हमको जो है निश्चित तौर पर जो है ऊर्जा की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और इस तरह की चीज़ों को हम भंडार में रखते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इसकी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। संचित कोष देख लें भाई, संचित कोष क्या है, नदी का बहता जो जल है इससे आप विद्युत को प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, परंतु इसकी जो उपयोग है सीमित है, अभी उस तरह का उपयोग हम कर नहीं पाए हैं। जैसे देखिए हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और साउथ इंडिया में बहुत सारी जो है नदियां निकलती हैं, लेकिन उसका जितना प्रयोग होना चाहिए उसका हम लोग उतना जो है यूज नहीं कर पाए हैं। तो ये संचित कोष है, ये संचित भंडार है और आने वाले समय में इसका जो है हम यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है आगे देखने का प्रयास करें कि और कुछ इससे जो है जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे आपसे एक चीज़ पूछा जाता है कि सतत पोषणी विकास किसको कहते हैं, तो सतत पोषणी विकास का मतलब है कि इसमें क्या करेंगे, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और विकास हो और वर्तमान विकास जो है भविष्य की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। मतलब समझिए कि आप विकास कीजिए, विकास करना तो जरूरी है, लेकिन विकास कीजिए, उस विकास में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे और उस विकास हम ऐसा नहीं कि अंधाधुंध विकास करेंगे, उस संसाधन को पूरी तरह से अभी ख़त्म कर देंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही नहीं, तो उस तरह का विकास जो है सतत पोषणी विकास नहीं करा, बल्कि वो जो है विनाश का लगा। जैसे मान के चलिए हमारे लिए, हमारे उपयोग के लिए जो है भूगर्भिक जल है, ज़मीन के अंदर जल है, पानी है, और हम उसको अभी इतना ज़्यादा जो है ख़त्म कर दें कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए बचे ही नहीं, तो क्या उस तरह के विकास को विकास कहेंगे? नहीं, तो उस तरह का विकास नहीं रह के वो क्या हो जाता है, वो जो है विनाश हो जाता है। चलिए थोड़ा सा देखें हम लोग, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 ये पूछा जाता है। आप समझिए रियो डी जेनेरो कहाँ पड़ता है, ये ब्राज़ील का एक शहर है। आप कमेंट करके बताइए कि जो ब्राज़ील है वो किस महादेश में पड़ता है। इस सम्मेलन में जो एकत्रित नेता लोग थे उन्होंने जो है किस चीज़ पे निर्णय लिया कि इसमें जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र तैयार किया और उस पर हस्ताक्षर किए। साथ ही एजेंडा 21 इस पर भी स्वीकृति प्रदान की जो है नेताओं ने। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 में ये उद्देश्य है कि जो भूमंडलीय स्तर पर, माने
पूरे विश्व स्तर पर जो है सतत पोषणी जो विकास है इसको जो है लागू करना है, इसके लक्ष्य को जो है हासिल करना है। ये है हमारा क्या है, रियो डी जेनेरो के पृथ्वी सम्मेलन में ये चीज़ किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखें कि संसाधन नियोजन क्या है भाई। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, योजना है। देखिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की जो उपलब्धता है उसमें बहुत अधिक विविधता है, तो यहाँ ये जो नियोजन है और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको समझने का प्रयास ऐसे कीजिए कि मान के चलिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आपका मन होता है आज जो है 10 घंटा पढ़ लेंगे, कल जो है 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ही नहीं, फिर एक सप्ताह के बाद फिर 12 घंटा पढ़ लेंगे। तो क्या है कि आप जो है आप नियोजित नहीं है, अनियोजित तरीके से कार्य कर रहे हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट है वो प्रत्येक दिन ऐसा करता है कि हमको कम से कम जो है 8 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है, और हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितने बजे हमको सोना है, कितने बजे जगना है, ये सारा का सारा उसका प्लानिंग किया हुआ है। और अगर आप जो है संसाधन के संदर्भ में भी इस तरह की अगर प्लानिंग कर लेते हैं तो उसका जो उपयोग है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये क्या है, यही है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन के सोपान देख लें, स्टेप देख लें, चरण देख लें कि क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की क्या करेंगे, पहचान करेंगे, और पहचान कर इसकी जो तालिका बना लेंगे, सूची बना लेंगे, साथ ही साथ मानचित्र बना लेंगे, और संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रात्मक जो मात्रा और उसकी जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को पहले से जो है अनुमान कर लेंगे कि ये जो संसाधन है वो किस स्तर का है और कितनी मात्रा में है, इसकी पहचान करेंगे पहले स्टेप में। दूसरे में क्या करेंगे, संस्थागत विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपयुक्त टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, और कौशल चाहिए कि किस तरह के लोग जो है दक्ष लोग चाहिए, और उसके बाद संस्थागत नियोजन ढांचा भी आपको तैयार करना पड़ेगा। देखिए ये संस्थागत नियोजन ढांचा क्या है, मान के चलिए आप जो है कहीं से लोहे का जो है आपको खान से निकालना है, तो उसमें जो है आपको एक जो है डिजाइन बनाना होगा। उस डिजाइन में आपको ये चीज़ करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से अधिकारी होंगे, कितने जो है कर्मचारी होंगे, कितने जो है उस तरह के वर्कर जो खान के नीचे जाएंगे, कौन ऊपर रहेंगे, कितनी मात्रा में निकालना है, कब तक इसमें काम करना है, वो सारा का सारा एक संस्थागत आपको ढांचा तैयार करना पड़ेगा। और उसके आधार पर अगर आप करेंगे तो आपका जो है ये संसाधन नियोजन की ये जो दूसरे सोपान है। तीसरे सोपान में क्या है, इसको जरा देखें हम लोग। संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि संस्थागत नियोजन का जो ढांचा है वो जा रहा है मान के चलिए ईस्ट में, और जो है राष्ट्रीय विकास जा रहा है वो जा रहा है वेस्ट में, तो ऐसा नहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा जो पूरी तरह से ये जो ढांचा ही बर्बाद हो जाएगा। दोनों में समन्वय, कि दोनों को एक साथ चलना है, एक दिशा में चलना है, तो वो जो है समन्वय अगर आप स्थापित करते हैं तो संसाधन नियोजन बेहतर हो पाएगा। तो ये जो है तीसरा सोपान है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी देखें कि संसाधनों का जो वितरण है वो पूरी दुनिया में या अपने देश में वो किस तरह का है। निश्चित तौर पे वो जो वितरण है वो क्या है, असमान वितरण है। गरीबों और अमीरों में संसाधनों का जो वितरण है वो एक समान नहीं है, असमान वितरण है, और इसका जो खामियाजा जो है गरीब लोग को भुगतना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कार हो, जहाज हो, हवाई जहाज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, जितना भी चीज़ है, इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं कौन करते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अमीर लोग। और लेकिन उसके वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसका सबसे ज़्यादा शिकार कौन होता है, उसका सबसे ज़्यादा शिकार होता है गरीब लोग। वो किसके वजह से, संसाधन के असमान वितरण से। अगर यहाँ पर जो है इसमें समानता लाने का प्रयास किया जाए, समुचित प्रयास किया जाए, तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग या और आदि जो समस्या है उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। संसाधनों का संरक्षण देख लें थोड़ा सा, तो विकास के लिए संसाधन जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण है, नो डाउट। परंतु संसाधनों के विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग, विवेकहीन उपयोग मतलब आप दिमाग नहीं लगाएंगे, और दूसरा क्या, अति उपयोग, जितना जरूरी है उससे ज्यादा उपयोग करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जैसे जल संकट उत्पन्न हो सकता है। मान के चलिए आप जो पानी का यूज कर रहे हैं
अगर 20 लीटर पानी यूज करना है नहाने के लिए, आप जो है 50 लीटर यूज कर रहे हैं, 100 लीटर यूज कर रहे हैं, तो क्या है आने वाले समय में जो है जल संकट का हमको सामना करना पड़ सकता है। वन जो है वर्षा आदि के लिए बड़ा जरूरी चीज़ है, जीव जंतु के लिए बड़ा जरूरी चीज़ है, लेकिन आप लगातार वन को काटे जा रहे हैं। उस स्थिति में क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वन संकट होगा और उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग आदि समस्या हो सकती है। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब आप जो है विवेकहीन तरीके से और अति उपयोग करेंगे, तो आपको इस तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा। अब मान के चलिए जल संकट हो गया, कहीं पर पीने के लिए लोग जो है पानी नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में आपको पानी पीने के लिए जो है दंगा देखने को जो है मिल सकता है, लोग आपस में लड़ने लगेंगे, मरने लगेंगे। तो ठीक है, ये क्यों हुआ भाई, ये विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग की वजह से ये चीज हुआ। चलिए, तो गांधी जी ने संसाधन के बारे में कहा कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये साफ इशारा ये चीज़ करता है कि जो है कि आप जो है अति उपयोग नहीं कीजिए। हमारे जो है समुचित उपयोग के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप अति उपयोग करने लगेंगे, पेटी भरने का काम करने लगेंगे, तो उस स्थिति में जो हमारे लिए ये जो दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह का एक छोटा सा प्रयास था कि आप जो है इस चीज़ों को समझ सकें। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं है, आप इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, निश्चित तौर पर आपको जो है ये चीज़ समझ में आएगा। तो इसी के साथ जो है जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।